और अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। हिमाचल के सेब बाहुल इलाकों में सैकड़ों सड़कें अभी भी बंद है और इसी को लेकर सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा का बयान सामने आया है, जिसमें मोहनलाल ब्राक्टा ने कहा कि सड़कें बहाल करने में जुटी सरकारी मशीनरी और अगर मौसम साफ रहा तो रोहणु क्षेत्र में आगामी 15 दिनों में सभी संपर्क मार्ग बहाल हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से अब तक 6,649 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। देखिए, ठीक बात है। जब आप पिछली बार मिले थे, रोडों की स्थिति ठीक नहीं थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत क्षति हुई है। अभी भी रोड की स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है, पर इतना है कि पिछली से अच्छी है। मतलब चाहे हमारा मेन रोड की बात है, जो हमारा ठेओ घाट कोटी रोड है, गाड़ियाँ आ जा रही है, यातायात चला हुआ है, काम भी लगा हुआ है। जहाँ डंगे लगना डंगे लग रहे हैं, जहाँ स्लाइडिंग हुई है वो घट रहे हैं। और हमारे जो बाकी लिंक रोड्स है, लिंक रोड्स भी तकरीबन बड़ी गाड़ी के लिए तो सब नहीं खुल पाए इतने, पर छोटी गाड़ियाँ चल रही है सब जगह तकरीबन। मतलब ये कह सकते हैं आप कि भाई अगर मौसम ने साथ दिया, हम 10-15 दिन में मेरे ख्याल सब रोड थ्रू करेंगे। सारे संपर्क मार्ग, चाहे हमारे पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे हमारे लिंक रोड्स है। कई रोड पंचायत भी बनाती है, कई डीसी फंड से बनता है, एमएलए फंड से बनता है, सब रोड तकरीबन। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मोदी के आदेश भी यही है कि भी जहाँ तक सेब सीजन की बात है, सेब सीजन में बागवानों का सेब समय पर पहुँचे और मंडियों तक, ताकि बागवानों को कोई परेशानी ना हो। अभी तक इतनी परिस्थितियाँ नहीं है, पर मुझे पूरा विश्वास है भी कुछ ही दिनों में मैं कह सकता हूँ। वैसे तो नुकसान तो बहुत हुआ है, जो तो आप मतलब ढंग से अगर प्रॉपर रोड बनाने की बात है उसमें तो समय भी लग सकता है, पर इतना है कि सेब सीजन के लिए हमारे सब रोड जो है ठीक हो जाएंगे। शिमला में सैकड़ों सड़कें बंद पड़ी हैं, इसकी वजह से जनता को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना है। भाजपा प्रवक्ता चेतन बरागटा ने जारी प्रेस बयान में कहा कि सेब सीजन शुरू हो चुका है, सड़कें बंद हैं, इसकी वजह से बागबानों को अपना उत्पाद मंडियों तक पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना है। सराज क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम ठाकुर को बता रहे हैं, जबकि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी नुकसान हुआ है। सराज के साथ अन्य स्थानों में भी हुई त्रासदी का जिम्मेदार क्या जयराम ही है? ये सवाल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद कांग्रेसी नेताओं से किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता लगातार अनाप शनाप बयानबाजी कर सराज में आई त्रासदी का जिम्मेदार उन्हें बता रहे हैं, जबकि जिला सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी वैसा ही नुकसान देखने में आ रहा है। इसका जिम्मेदार क्या कांग्रेस जयराम को ही मानती है? वहीं जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावितों तक राहत राशि न पहुंचाने के भी आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक ओर कांग्रेसी पार्टी के नेता केंद्र से आई राहत राशि को आपदा प्रभावितों को छोड़ अपात्र लोगों को बांटने में लगे हुए हैं। केंद्र की ओर से जो मदद हिमाचल प्रदेश सरकार को दी गई है, उस मदद को पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएं, ऐसा हमारा आग्रह है मुख्यमंत्री जी से। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पैसा केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में राहत के नाते दिया है, उससे गरीब आदमी जो प्रभावित हुआ इस बरसात के कारण, बाढ़ के कारण, उसको निश्चित रूप से मदद मिले। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज से पहले किसी भी विपक्ष के नेता ने केंद्र में 3 बार जाकर के केंद्रीय नेतृत्व से बात करके हिमाचल प्रदेश की मदद करने के लिए इस प्रकार से बात कभी नहीं की। चाहे वो कांग्रेस वाले ऑपोजिशन में रहे होंगे, चाहे कोई और रहे होंगे, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं गया, मुझे लगा कि इस वक्त मदद करनी चाहिए। मैं गृह मंत्री जी से मिला, मैं गृह मंत्री जी के साथ साथ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला, मैं रक्षा मंत्री जी से मिला, और जो हमारे भूतल परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी से मिला, और उनसे हिमाचल प्रदेश में इस संकट की घड़ी में मदद करने के लिए जो आग्रह किया, उसमें सब लोगों ने सहयोग किया। और खासतौर से जो नितिन गडकरी जी की जो मदद हिमाचल प्रदेश के लिए रही, उसको तो कभी हम भूल नहीं सकते। नाहन में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और हर्षवर्धन चौहान ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने बैठक के दौरान जिले में भारी बारिश से हुए नुकसान के बारे में मंत्री को अवगत करवाया। मीडिया से बातचीत में
राहत एवं पुनर्वास समिति के अध्यक्ष रोहित ठाकुर ने कहा कि सिरमौर जिले में हाल ही में हुई बारिश से करीब 290 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक 10 करोड़ की मदद सिरमौर जिले को दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आपदा के बीच प्रशासनिक अधिकारियों ने बेहतरीन काम किया है और लगातार सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम भी जारी है। जहां पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी आपदा आई है, जहां हिमाचल प्रदेश में पिछले कल तक लगभग कोई 6600 करोड़ के आसपास की क्षति हुई और उसमें हमारा ज़िला सिरमौर भी अछूता नहीं रहा। आज हमारी ज़िला सिरमौर की पुनर्वास और राहत से संबंधित जो कमेटी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने गठित की है और मुझे जिम्मेदारी इस ज़िले से संबंधित जो हमारे राहत के कार्य है उसकी देखरेख, उसका मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पे किस तरह का कार्य हो रहा है उसके निरीक्षण के लिए मुझे भेजा गया था। तो ज़िला सिरमौर में भी लगभग कोई 290 करोड़ के आसपास की क्षति हुई है, चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम विद्युत क्षेत्र की बात करें, चाहे हम जल शक्ति विभाग की स्कीम्स की बात करें। काफ़ी मैं समझता हूँ ये कार्य बाधित रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रशासन के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने अच्छा कार्य किया है और कम से कम टेम्पररी तौर पे लगभग सभी मैं समझता हूँ मात्र 20-21 हमारी सड़कें शेष रही है जो अभी तक आपकी बाधित है। आपकी अधिकतर पानी की स्कीमें, आपकी विद्युत की आपकी स्कीमें, हमारे लगभग सभी DTRs वर्तमान में आपके कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में जो हमने रिलीफ मैनुअल में भी जो संशोधन किया है उसके तहत आपके सारे कागज़ बनाए जा रहे हैं। और जहाँ तक मकानों की बात हो, लगभग कोई 51 हमारे ऐसे मकान थे जो पूर्ण रूप से इस सद में आए, जो एक तरह से मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लगभग 500 से अधिक हमारे पार्शली डैमेज हाउसेज है और इस अवधि के दौरान लगभग कोई 11 अनफॉर्चुनेट डेथ्स भी हुई है। सरकार मैं समझता हूँ इस आपदा को प्राथमिकता के आधार पर इस तरह से हमारा जनजीवन सामान्य हो। जो क्षति हुई हालांकि बहुत बड़ी क्षति है, इस तरह का मैं समझता हूँ फ्यूरी नेचर की ना अतीत में देखी गई थी ना सुनी गई थी, लेकिन सरकार मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ी है और माननीय मुख्यमंत्री ने हर ज़िले में एक मंत्री को मैं समझता हूँ ज़िला दिया है ताकि वहाँ पर सभी बातों को लेकर देखा जाए कि किस तरह से राहत वहाँ पहुँचाई जा रही है। जो लगभग कोई 6 करोड़ के आसपास है और इसके अलावा जो डिपार्टमेंटली अलग से आपको फंड्स मिले हैं वो लगभग कोई 10 करोड़ के आसपास है। खबर ऊना से है, जहां एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान की अध्यक्षता में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों सहित सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज पॉलीथीन पर प्रतिबंध के बावजूद भारी मात्रा में पॉलीथीन कचरा पाए जाने को लेकर चिंता व्यक्त की गई। ठोस कचरा निष्पादन को लेकर अधिकारियों को भी कड़े निर्देश जारी किए गए। आज जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो है बैठक यहाँ पे DRDA हॉल में की जा रही है, जिसमें कि मेन एजेंडा जो है सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग, जो किस तरह से पूरे ज़िले भर में हमारे MCs, अर्बन बॉडीज़ और जितने भी रूरल बॉडीज़ के थ्रू वेस्ट कलेक्शन और वेस्ट का प्रॉपर निष्पादन किस तरह से होना है उस पर जो है विस्तृत रूप से चर्चा की जा रही है और अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं जितना भी सॉलिड वेस्ट जो हमारा पड़ा है उसके निष्पादन के लिए और उसका किस तरह से उसका बेहतर रूप से उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, इस पर चर्चा की। क्या ऊना में आने वाले समय में कोई इस तरह का बड़ा प्लान लग ऊना में हमने एक जो है OWC जो है ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर है उसको इंस्टॉल करवाया है और लगभग आने वाले 1 माह में उसको फुली ऑपरेशन करके जो है जो जितना भी वेट वेस्ट हमारा कलेक्ट होता है ऊना में उससे हम जो है ऑर्गेनिक खाद बनाएंगे और सिमिलर लाइंस पे महत्वपुर में भी ऑलरेडी कार्य किया जा रहा है। क्या मानते हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो आसपास कचरा बिखरा रहता है उसे भी जाते? बिल्कुल, हम सभी इस चीज़ के लिए बड़े प्रतिबद्ध है कि किस तरह से ऊना को जो है स्वच्छ ऊना की तरफ हम लेके जाएं और पंचायत स्तर पर साफ़ सफाई जो और वेस्ट की प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कर सकें। खबर सोलन से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार की ओर से वितरित की गई धनराशि, स्कीम और सभी सुविधाओं का लेखा जोखा तैयार करने के उपलक्ष्य में चर्चा करना रहा, ताकि सरकार की ओर से दी गई कोई भी धनराशि
का दुरुपयोग न हो या कोई भी कार्य किसी कारणवश अटके पड़े हैं उन्हें कैसे पूरा किया जाए, इन सभी मुद्दों पर आज सभागार में चर्चाएं की गई। एक्टिव होनी तो 45 दिन में चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सो मेनी अंडरटेकिंग्स हम जल्दी नहीं कर सके। ये मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग होती है जो कि ओवरसी करती है जो स्पेंडिंग हमारी हो रही है। जैसे डीसी साहब ने बड़ा ठीक से ऑब्जर्व किया कि इस 18, 19 के भी अभी तक नहीं आएंगे, तो हो सकता है कभी कभी इस पे कभी ऑडिट भी आ जाता है। और अगर हम बहुत डिले करते हैं किसी भी चीज़ को, जो मैंने कोविड के दिनों में मान लो हमने कुछ खर्च किया या कुछ उपकरण लिए या कुछ आइटम बांटे, तो वो ठीक तरीके से उसके पेपर होने चाहिए और वो जो गवर्नमेंट फंड में हमें खर्चे हैं उनका हिसाब किताब ठीक होना चाहिए, सो दैट इन ऑडिट हम खरे उतरें। दूसरी बात जो हमने देखी वो ये कि भाई किस प्रकार से फंड गया या फंड देरी तक रहा या जल्दी हुआ, या अगर काम भी हो गया कई बार उसके रिफ्लेक्शन नहीं आते, उनके डॉक्यूमेंट नहीं आते, वो भी बहुत ज़रूरी है। काम तो हो गया बहुत टाइम, मैं तो ज़्यादा कॉन्फ्रेंस में घूमता रहता हूँ तो मैं खुद भी देखता हूँ बहुत से छोटे छोटे पाथ बन चुके होते हैं, पर उनका किसी वजह से कि शायद एक टेक्निकल असिस्टेंट बदल गया, जेई बदल गया या सेक्रेटरी बदल गए, वो कई बार नहीं होता। इन सब चीज़ों का लेखा जोखा करने के लिए ही आज की मीटिंग जो हमने बुलाई थी और ये बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग रही। और इसके साथ ही चूँकि आप जानते हैं हमारे प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा ये इसके नुकसान पहुंचा है और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब के नीचे ऑफिसर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। अपना हिमाचल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। Directorate is concerned with the primary and secondary health care. In the primary health care, we are supposed to go for the preventive measures. कोविड ने हमें कुछ सिखाया, क्या इम्पैक्ट रहा? Are we better equipped? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी लेवल, हर एक लेवल पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया। हमारे आईसीयूज बन गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो 1-2 साल 3 साल पहले ये ख्वाब हुआ करता था। ड्रग अब्यूज जो विक्टिम्स हैं उनको लेकर के आपने क्या मेजर्स लिए? हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज रखी है। दिस इज द गोल्डन थेरेपी। वुड यू लाइक टू से समथिंग टू द पेरेंट्स आल्सो? आप गाड़ी, बंगला, मोटर, ये वो बैंक बैलेंस बच्चे के लिए रखते हो, बच्चे पे नजर नहीं रखते हो, वो ड्रग एडिक्शन में जाता है, ये सारा जाए। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथिर के साथ अहम बात। देखिए शनिचर रात 9:26 और रविवार शाम 6:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क। 2 लोगों को कुल्लू रेफर किया गया है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर और सीपीएस मोहन लाल ब्रागटा ठियोग विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने सड़कों को किसी भी सूरत में बहाल रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सड़कें खुली रखने के लिए 36 जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं। लाहौल दौरे के दौरान राज्य बागवानी और जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने सिस्सू में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का विरोध कर ग्रामीणों से मुलाकात की। इस मौके पर विरोध कर रहे ग्रामीणों ने मंत्री को ज्ञापन सौंपा और 6 पंचायतों में लागू टीसीपी को हर हालत में निरस्त करने की मांग की है। शिमला के टाउन हॉल को निजी हाथों में देने के फैसले का पूर्व मेयर संजय चौहान ने विरोध जताया है और फैसला वापस लेने के लिए सीएम को लेटर भी लिखा है। जबकि इस मामले में मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा है कि निवर्तमान भाजपा के नगर निगम ने निजी हाथों में टाउन हॉल को सौंपा था। खराब सोलर सेल्स की रिसाइकलिंग की तकनीक आईआईटी मंडी ने ढूंढ ली है, जिससे खराब सोलर सेल्स को फिर से इस्तेमाल के लायक बनाया जा सकेगा। आईआईटी मंडी के मैकेनिकल और मटेरियल इंजीनियर स्कूल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सत्यशील रमेश पवार के नेतृत्व में रिसाइकलिंग की तकनीक के शोध को पूर्ण किया गया है। बिलासपुर में एक शख्स ने सरकारी आवास में धारदार हथियार से हमला कर एक युवक को घायल कर दिया। यह शख्स चोरी के इरादे से करियर बॉय के रूप में आया था। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सिरमौर में 3 दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के तकनीकी कर्मचारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को भवन निर्माण संबंधी सुरक्षा जानकारी दी जा रही है। बरसात चल रही है,
किस तरह की बीमारियां जो है आजकल बच्चों में ज़्यादा रहती हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, डायरिया है, या फिर जैसे कुछ एक बच्चों में आजकल वायरल डिजीज भी है, जैसे हैंड फुट माउथ डिजीज। बुखार जो है बहुत जल्दी आ रहा है बच्चों को और उतरता नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉमनेस्ट कारण जो बच्चों को बुखार का होता है वायरल डिजीज होती है, वायरल इन्फेक्शन होता है। किस तरह की एहतियात अभी बरतने की ज़रूरत है? गले सड़े जैसे कोई भी फल है वो ना खाएं और कच्चा भोजन ना इस्तेमाल करें। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। देखिए सेहत आपकी रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में आगे बढ़ेंगे। खबर नूरपुर से है, जहां ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत नगरोटा सूरिया क्षेत्र की महत्वाकांक्षी सूखाहार माध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा, जिस पर 223 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ये जानकारी कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने लोगों की जन समस्याएं सुनने के अवसर पर दी। चंद्र कुमार ने कहा कि इस सिंचाई परियोजना को राज्य सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। अब ये मामला केंद्रीय जल आयोग को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। हमीरपुर से खबर है, जहां आई फ्लू का रोग हजारों की तादाद में लगातार लोगों को प्रभावित कर रहा है। बता दें कि जिले में 222 लोगों को आई फ्लू है। अकेले एनआईटी हमीरपुर परिसर में ही पिछले 10 दिनों में 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स आई फ्लू की चपेट में आ गए हैं और इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जागरूकता कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने लोगों से आई फ्लू को लेकर अलर्ट रहने की और खास तौर पर स्वच्छता को अपनाने की बात कही है। आई फ्लू के केसेस जैसे हमने कहा था कि हमारे अब सभी ब्लॉकों की सेंसिटाइजेशन कर दी गई है और हमारी जो टीम है वो बाहर भी कैंप लगा रही है और हॉस्पिटल से भी रिपोर्ट ले रही है। पिछले कल हमारे पास नए केसेस आए से 158 और आज अभी 3 बजे तक जो है वो 222 केसेस आ चुके हैं। अभी हमें 2 ब्लॉक की रिपोर्ट्स अभी आने वाली है, जिसमें गलोड और टाउन देवी उनकी रिपोर्ट अवेटेड है, लेकिन आज जो है 222 नए केसेस आए हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी बढ़ोतरी तो हो रही है और ये एक्सपेक्टेड भी है। और इसी के मद्देनजर रखते हमें जो स्कूल और ऑफिस को अपने गाइडलाइन भी हमने बना दी थी कि बच्चों को थोड़ा सा बताएं हैंड वॉशिंग के बारे में, या किसी जो इन्फेक्ट होता है उसको अलग रखा जाए, या कोई ऑफिस या स्कूल में तो उसको थोड़ा वो घर पे ही रहे ताकि बाकी लोगों में इन्फेक्शन ना जाए। बिलासपुर में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विधायक राजेश धर्माणी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एससी कोर्ट के इस निर्णय से न्यायालय पर आम जनता का और अधिक विश्वास बढ़ा है। ऐतिहासिक फैसला पिछले कल हुआ, इसमें राहुल गांधी जी के प्रति जो एक षड्यंत्र रचा गया था उसमें उनको बरी किया गया और इससे न सिर्फ हमारा न्यायालय के प्रति मान सम्मान आस्था बढ़ी है, बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए जो संविधान ने हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो एक फंडामेंटल हमें अधिकार दे रखा है, उस पर भी जो चोट सरकार ने पहुंचाई थी उसका भी संरक्षण हुआ है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ये षड्यंत्र रचा था, सर्वोच्च न्यायालय ने उनके षड्यंत्र को बेनकाब किया है और हम उनसे मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी राहुल गांधी जी से और देश से इसके लिए माफी मांगें और दोबारा से इस तरह का षड्यंत्र ना रचने का जो है वो प्रण लें। खबर कुल्लू से है, जहां के मनाली उपमंडल के सासे में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी और कहा कि राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य आकर्षण पुलिस, होमगार्ड, एसएसपी, आईटीबीपी, एनसीसी के कैडेट्स की भव्य परेड के अलावा प्रदेश भर के सभी जिलों के सांस्कृतिक दलों की ओर से प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे। 15 अगस्त को जो हमारा स्टेट लेवल का इंडिपेंडेंस डे फंक्शन है वो इस बार कुल्लू ज़िला में सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसके लिए मनाली लोकेशन जो है वो सरकार द्वारा तय करी गई है।
इसको लेकर तमाम तैयारियों को लेकर जो है पिछले कल हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक मीटिंग भी हो गई है जिसमें सभी विभागों को इसकी तैयारी को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और जहाँ तक कि वेन्यू की बात है, वहाँ इन ऑल रिस्पेक्ट्स जो हमारा सासे का हेलीपैड है वो वेन्यू इसके लिए उपयुक्त पाया गया है, तो उसके लिए हमने सासे को ऑफिशियली रिक्वेस्ट भी किया है, उनको लेटर भी हमारी तरफ से गया है कि वो वेन्यू को यूज़ करने के लिए हमें परमिशन दें। प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला का अपर एरिया जगह जगह से धंस रहा है। इसकी बानगी धर्मशाला से ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज की यात्रा करने के दरमियान साफ तौर पर देखी भी जा सकती है। अपर धर्मशाला, जिसके तहत मैक्लोडगंज, नड्डी, धर्मकोट, भागसू, टेहरा लाइन और चांदमारी जैसे क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में बीते कई वर्षों से धीरे धीरे जमीन धंसती हुई नजर आ रही है। आज से करीब 6 साल पहले धर्मशाला की चांदमारी में अचानक भूस्खलन होने से समूचा क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। यहाँ लैंडस्लाइड के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन की ओर से पहले ही ग्रामीणों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, मगर हालात आज भी ज्यों के त्यों हैं। यहाँ आज भी कई स्थानों पर जमीन धीरे धीरे धंसती जा रही है। देवभूमि हिमाचल में इस बार मानसून ने लोगों को खून के आंसू रुलाए हैं। जी हां, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि अभी तक अगर माली तौर पर देखा जाए तो 6,500 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो चुका है, जबकि कई जानें जा चुकी हैं, कई लोग घायल हैं और कई लापता हैं। यानी हम कुल मिलाकर ये कहें तो हर उस शहर को नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश में जिसका ताल्लुक कहीं ना कहीं इंसानी जिंदगियों के साथ है। इस वक्त मैं धर्मशाला के उस रोड पर, उस हाईवे पर मौजूद हूं जो कि ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज को धर्मशाला या बाकी के शहरों के साथ जोड़ता है, और ये जगह है टिहरा लाइन। टिहरा लाइन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है, या यूं कहें कि बुरी तरह से धंस चुकी है। देखिए बड़े बड़े खड्डे जो हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं और सड़क पूरी तरह से एक तरह से ये बैठ गई हुई है या जमीन धंस गई है। और आगे भी देख सकते हैं आप कि हालांकि काफी लंबी चौड़ी ये सड़क है, हाईवे है, बावजूद इसके जिस तरह से ये धंस चुकी हुई है और उसका निर्माण भी अभी तत्काल प्रभाव से नहीं किया जा सकता। और ऐसे में अभी यातायात हालांकि यहाँ से जो है वो निर्बाध रूप से चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जो चुनौती भी है यातायात के लिए भी और आवाजाही करने वाले तमाम लोगों के लिए कि अगर रात के समय ये और धंस जाए या यहाँ पर उस वक्त जब वाहन चल रहे हों और उस वक्त भी ये जगह धंस जाए तो नुकसान जो है वो ज्यादा हो सकता है या दुर्घटना का भी अंदेशा जो है यहाँ पर हमेशा से बना हुआ है। फिलहाल ये देखिए कि किस तरह से ये सड़क धंस चुकी है। यहाँ ये देखा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि पीडब्ल्यूडी की ओर से यहाँ पर जो है क्वालिटी वर्क नहीं किया गया है, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ नजर आ रहा है कि क्वालिटी वर्क यहाँ पर हुआ है, क्योंकि काफी मोटी परत जो है यहाँ पर तारकोल की भी बिछी हुई है, नीचे कंक्रीट भी अच्छा ही नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ बस दिक्कत यह है कि ये जगह, ये जमीन ही धंस गई है। और जमीन धंसने का ये कोई पहली घटना या पहला वाकयात नहीं है। मैक्लोडगंज में जगह जगह इसी तरह से आपको जो है वो बड़े बड़ी दरारें और इस तरह से धसी हुई सड़क जो है वो आपको नजर आएगी। आगे भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर इसी तरह से सड़क बैठ गई है या कहीं जमीन धंस गई है, और जिसका असर कहीं ना कहीं जो निचले वाले जो क्षेत्र हैं उन पर भी पड़ रहा है। एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ पूरे का पूरा गांव जो है वो लैंडस्लाइड हो गया था। लैंडस्लाइड की वजह से वो पूरे गांव के लोगों को भी यहाँ से पलायन करना पड़ा था। तो इस वक्त ये पूरे का पूरा क्षेत्र ही लैंडस्लाइड की जद में है, जो कि सभी के लिए चुनौती बनी हुई है। और अब ऐसे में जो है चिंता का सबब यह है कि आखिर इस दिशा में किस तरह के कदम उठाए जाएं ताकि एक तो इस लैंडस्लाइड को होने से बचाया जा सके, और दूसरा जिस तरह से क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण यह क्षेत्र है ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज, तो उसमें जो है वो यातायात को दिक्कत ना आए और निर्बाध रूप से ये यातायात जो है वो चलता रहे, किसी तरह की कोई दुर्घटना हो ना हो। तो इस दिशा में सोचने की सख्त से सख्त जरूरत इस वक्त जो है वो महसूस की जा रही है। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो अपना हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।